हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री बुक का जो 7th चैप्टर है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और इस चैप्टर से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार बोर्ड एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम में 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। लास्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर से संबंधित बाकी क्वेश्चन मैंने बता दिया। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर किसी को विजयनगर साम्राज्य के बेसिक के बारे में समझना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और बेसिक को समझने के लिए जो है आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य का जो काल है वो कब से कब तक रहा है, तो ये काल लिखा हुआ है। साथ ही पता होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य जो है किस राज्य में स्थित है, किस नदी के पास स्थित है, और इसकी खोज जो है कब की गई थी, किन राजाओं द्वारा की गई थी, और विजयनगर साम्राज्य पर जो है किन किन राजाओं का शासन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब को अगर आपको समझना है, इन सब बातों को, और विजयनगर साम्राज्य को अच्छे से समझना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है विजयनगर राज्य की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, इस साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कौन कौन से थे, और वे किस वंश से संबंध रखते थे। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी विजयनगर साम्राज्य अगर आप समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य पर जो है किन किन राजाओं ने शासन किया और उन्होंने जो है विजयनगर के विस्तार के लिए क्या क्या किए। ठीक, तो इसमें यही पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और फिर यहाँ पर जो है किन किन राजाओं का या किन किन वंशों का जो है शासन रहा, कब कब रहा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में, याद रखना आपको 1336 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का राव नामक 2 भाई थे। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर नामक एक नगर बसाया था। यही नगर धीरे धीरे एक विशाल हिंदू राज्य बन गया और बाद में ये क्या एक क्या बन गया, विशाल साम्राज्य बन गया, विजयनगर साम्राज्य बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कि 1336 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई, इसकी खोज की गई, और किस राजा द्वारा की गई थी, हरिहर और बुक्का राय नामक 2 भाइयों द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, और फिर लास्ट में ये क्या हुआ, हिंदू राज्य बनकर रह गया, एक मतलब साम्राज्य भी बन गया ये। और ये कहाँ स्थित है, तुंगभद्रा नदी के पास स्थित है। ठीक है, कहाँ है ये विजयनगर, कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के पास। ठीक, इसके बाद देखिए इस साम्राज्य पर जो है 4 राजवंशों का शासन रहा है। 4 राजवंशों का पता होना चाहिए। अगर आप विजयनगर साम्राज्य को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इन 4 राजवंशों के बारे में पता होना चाहिए, किन किन राजवंशों का यहाँ पर शासन रहा है और किन किन राजाओं ने इसका विस्तार किया है। ठीक, तो पहला जो राजवंश था वो देखिए कौन सा था, संगम राजवंश था, संगम डायनेस्टी। ठीक है, संगम राजवंश था पहला राजवंश विजयनगर पर राज करने वाला। और इसका जो शासनकाल था 1336 से 1485 तक इसका शासनकाल रहा, किसका, संगम राजवंश का। ठीक, तो देखिए यह विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। हरिहर प्रथम और बुक्का राय, ये जो दोनों भाई थे, ये इसी राजवंश से संबंध रखते थे और इन्होंने ही जो है विजयनगर राज्य की जो है खोज की थी। ठीक है, तो ये कौन सा राजवंश था, संगम राजवंश था। ठीक, हरिहर और बुक्का राय इससे संबंध रखते थे और इन दोनों भाइयों संगम वंश के शासकों ने मिलकर जो है विजयनगर राज्य का क्या किया, विस्तार किया। अपने राज्य को कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक, पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट तक क्या किया, विस्तार किया, फैलाया इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को। ठीक है, और संगम राजवंश के जो है अंतिम जो शासक रहे वो थे हरिहर द्वितीय। जैसे हरिहर प्रथम जो पहले शासक थे ना संगम राजवंश के, जिन्होंने खोज की थी, वैसे ही दूसरे आए फिर हरिहर द्वितीय के नाम से, और देवराय द्वितीय, ये दोनों संगम वंश के अंतिम 2 प्रसिद्ध शासक थे। तो ये जो था संगम राजवंश के शासक थे। ओके, और संगम राजवंश के शासकों द्वारा ही जो है विजयनगर की खोज की गई थी। ठीक, इसके बाद दूसरा जो राजवंश इस पर शासन करने वाला है वो है सुलू राजवंश है। ठीक है, सुलू डायनेस्टी, इसका जो शासनकाल रहा है 1485 से 1505 तक। यह राजवंश विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला दूसरा वंश था। इस राजवंश ने 1485 ईस्वी से
1505 ईस्वी तक शासन किया। इसने लगभग पूरे दक्षिण भारत पर शासन किया। पूरे दक्षिण भारत पर इस राजवंश ने क्या किया? शासन किया। वीर नरसिंह सालू इस राजवंश के प्रमुख शासक थे। तो ये नाम याद रखना है, 1-2 नंबर में पूछे भी जा सकते हैं कि मतलब विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों के राजा के नाम लिखे। ठीक, ऐसे 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं या MCQ टाइप वाले क्वेश्चन में भी, ऑप्शन में भी आ सकते हैं। तुलु राजवंश, तीसरा जो राजवंश था तुलु राजवंश, इसका शासनकाल रहा है 1505 से 1570 तक। ठीक, और तुलु राजवंश से संबंध रखते थे कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रमुख शासक रहे और इन्होंने जो है विजयनगर को शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो तुलु राजवंश तीसरा राजवंश है विजयनगर पर शासन करने वाला, या विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश था। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा जो थे कृष्णदेव राय इसी वंश के थे। ठीक है, विजयनगर के जो प्रसिद्ध शासक थे यही थे और सबसे शक्तिशाली भी यही थे, कृष्णदेव राय। ठीक, इस वंश ने 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक शासन किया। सदाशिव राय तुलु वंश का अंतिम शासक था। सदाशिव राय तुलु वंश का अंतिम शासक था और कृष्णदेव राय जो थे प्रमुख शासक थे, जिन्होंने विजयनगर का विस्तार किया, विजयनगर को शक्तिशाली बनाया। सदाशिव राय के समय अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के शासकों ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किया। ये जो बीजापुर, बीदर ये सब जो है कर्नाटक में ही है। अहमदनगर, गोलकुंडा ये सब जो है साउथ में ही है। ठीक, इनकी लोकेशन देख लेना, 1-1 नंबर में ये सब भी मैप में आते हैं। तो कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद सदाशिव राय शासक आया और इसके आने के बाद जो है कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया और सदाशिव राय आया। तो इस समय जो है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर के शासकों ने मिलकर जो है विजयनगर पर हमला किया, जिसके कारण क्या हुआ, फिर विजयनगर का धीरे धीरे पतन भी होने लग गया। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा जो राजवंश था विजयनगर पर शासन करने वाला, अराविडु राजवंश, अराविडु डायनेस्टी 1570 से 1650 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल रहा इस वंश का। दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य पर शासन करने वाला यह चौथा और अंतिम हिंदू वंश था। ठीक है दोस्तों, तालीकोटा के युद्ध के बाद, तालीकोटा का युद्ध वही वाला जो गोलकुंडा, बीदर ये सब जो है मिलकर, बीजापुर, इन्होंने जो मिलकर हमला किया था सदाशिव राय के समय, तो इसी को जो है तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं। तालीकोटा के युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमल ने वैनगोंडा पेनुगोंडा को विजयनगर के स्थान पर राजधानी बनाया। तो विजयनगर साम्राज्य का जो राजधानी था विजयनगर था, तो उसके स्थान पर जो है तालीकोटा के युद्ध के बाद जो है इस स्थान को जो है विजयनगर का क्या किया गया, मतलब राजधानी बनाया गया। 1570 ईस्वी में उसने तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव को अपदस्थ करके पराजित करके अराविडु राजवंश की स्थापना की। श्रीरंग तृतीय विजयनगर का अंतिम शासक था। ठीक है, श्रीरंग तृतीय क्या था, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। प्रथम कौन था, प्रथम जो थे हरिहर बुक्का थे। ठीक है ना, हरिहर बुक्का थे प्रथम, और अंतिम जो शासक थे वो थे श्रीरंग तृतीय विजयनगर पर शासन करने वाले। इसके साथ ही महान विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और विजयनगर एक छोटा सा राज्य बनकर रह गया है वर्तमान में। ठीक है, तो ये जो थे 4 राजवंश थे जिन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन भी यही पूछा गया कि विजयनगर की स्थापना कैसे हुई और इस पर शासन करने वाले राजवंशों के राजवंशों का वर्णन करें। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो 4 राजवंशों का शासन रहा है और चारों के बारे में आप अच्छे से याद कर लें। इसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में कृष्णदेव राय जो कि महत्वपूर्ण शासक रहे विजयनगर के, इनका क्या योगदान रहा है। ठीक है, इनका क्या योगदान रहा विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है दोस्तों, कृष्णदेव राय का जो है शासनकाल एक तो याद रखना आप, इनका जो शासनकाल रहा है 1509 से 1529 तक इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। और साथ ही जो है कृष्णदेव राय द्वारा जो है एक किताब भी लिखी गई थी, कृति भी लिखी गई थी, जिसका नाम था अमुक्त मल्लयुद्ध। ठीक है, अमुक्त मल्लयुद्ध याद रखना, अमुक्त मल्लयुद्ध कृष्णदेव राय का कृति था, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इनका योगदान क्या रहा, देखिए विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में कृष्णदेव राय का योगदान निम्नलिखित था। पहला देखिए,
इसके शासनकाल में 1512 में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल कर दिया गया। जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसको इन्होंने जो है हासिल कर लिया था और अपने राज्य का, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया। फिर 1514 में उड़ीसा के शासकों का दमन किया। इन्होंने जो है 1514 में उड़ीसा के शासकों से भी युद्ध लड़ा और उनको भी इन्होंने क्या किया, पराजित किया कृष्णदेव राय ने। 1520 में बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया कृष्णदेव राय ने। तो ये जो थे कृष्णदेव राय विजयनगर के जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक थे। और ये किस राजवंश से संबंध रखते थे? तुलु राजवंश से। ठीक है दोस्तों। यद्यपि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था। इनके पास जो है काफ़ी सामरिक रहते थे, हथियार रहते थे, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। इसका विकास जो है शांति प्रिय रूप में हुआ। फिर भी ठीक है, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे, फिर भी ये जो है एक मतलब शांति प्रिय देश के रूप में रहा, राज्य के रूप में रहा। ठीक। कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। तो इन्होंने जो है अपने माँ के नाम पर जो एक नगर की भी स्थापना की विजयनगर के पास। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है इन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र का विस्तार किया, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया अपने शासनकाल में। और इन्होंने क्या किया, विजयनगर को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो विजयनगर साम्राज्य में जो है कृष्णदेव राय का ये सब योगदान है। इनको जो है अच्छे से याद कर लें पॉइंट वाइज। काफ़ी आसान शब्दों में है ये 2-2 3-3 एक लाइन के हैं। अच्छे से पॉइंट वाइज याद कर लें। इसके बाद साथ ही पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के योगदान के साथ साथ इनके मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ा विजयनगर कृष्णदेव राय की मृत्यु के उपरांत, यहाँ पर जो है क्या दशा रही। देखिए, कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न हो गया। जब कृष्णदेव राय का देहांत हो गया तो यहाँ पर जो है विजयनगर साम्राज्य में राजकीय ढांचे में क्या हुआ, तनाव देखने को मिला। उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों, जो नायक थे, जो शक्तिशाली नायक हुआ करते थे, शक्तिशाली जो बन गए थे नायक, अमर नायक और नायक, इन्होंने जो है सेनापतियों से क्या करने लग गए, चुनौती मतलब देने लग गए, अपने आप को राजा और शक्तिशाली घोषित करने लग गए, जिसके कारण क्या हुआ, तनाव देखने को मिला कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराविदु के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहा। तो इस तरह से जो है तनाव के कारण जो है धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य कमज़ोर होता गया। इसके बाद देखिए इसका जो है पतन हो गया। तो देखिए पतन कैसे हो गया। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, राक्षसी तांगड़ी यानी तालीकोटा का युद्ध देखिए, जो इन सब ने मिलकर जो किया था ना युद्ध, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, इन सब ने जो है मिलकर आक्रमण किया था विजयनगर पर। तो इसको जो है तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। ठीक। तो युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। ओके, जिसके कारण क्या हुआ, इसका पतन हो गया। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया, इसका अंत हो गया और एक छोटा सा राज्य बनकर रह गया वर्तमान में। तो इस तरीके से जो है कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद जो है इसका क्या हुआ, पतन हो गया, इसका अंत हो गया। ठीक है दोस्तों। तो ये था विजयनगर साम्राज्य पर राजवंशों का, किन किन राजवंशों का शासन रहा और फिर कृष्णदेव राय का क्या योगदान रहा और कृष्णदेव राय के देहांत के बाद जो है इसका पतन कैसे हो गया। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है विजयनगर पर संबंधित, वो है विजयनगर के धर्म के बारे में। धर्म, यहाँ पर जो है धर्म को महत्व दिया जाता था, धार्मिक अनुष्ठान को महत्व दिया जाता था। कई राजाओं द्वारा भी जो है मंदिरों का निर्माण किया गया, मंदिरों की मरम्मत कराई गई और समय समय पर जो है धार्मिक अनुष्ठान भी कराए जाते थे। तो ये भी जो है टॉपिक विजयनगर के धार्मिक जो केंद्र थे या विजयनगर के मंदिर जो थे या धर्म से संबंधित जो कर्तव्य थे वो भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो इसीलिए जो है इस पर क्वेश्चन बनता है
कि विजयनगर के धार्मिक केंद्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ के जो धार्मिक केंद्र थे या मंदिर थे उनकी क्या विशेषता थी। विजयनगर के धार्मिक केंद्र में मंदिर निर्माण के महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग सा लिखा गया है, लेकिन दोनों में आंसर जो है एक ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है। अगर विजयनगर के धार्मिक व्यवस्था के बारे में लिखने को आए, यहाँ के धार्मिक केंद्र के बारे में लिखना है, तो आपको आंसर यही लिखना है जो अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो देखिए, धार्मिक मान्यताओं से संबंध व राजधानी का चयन। कई यहाँ पर जो है विजयनगर में जो है धार्मिक मान्यताएं थी जिसे लोग मानते थे, और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर, धर्म के आधार पर ही जो है विजयनगर का जो है राजधानी का भी चयन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए मान्यताएं पहले कौन कौन सी थी। विजयनगर में धार्मिक केंद्र का संबंध कई धार्मिक मान्यताओं से रहा है। जैसे स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ के जो लोग थे मानते थे, क्या मानते थे, देखिए यहाँ की पहाड़ियाँ, जो विजयनगर की जो पहाड़ियाँ थी, रामायण में उल्लिखित बाली, पता होगा जिन्होंने जो रामायण देखते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, सबने रामायण देखी होगी, बाली कौन था और फिर सुग्रीव कौन था। ठीक है, तो यहाँ की पहाड़ियाँ जो है बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, धार्मिक मान्यता है, यहाँ के लोगों द्वारा माना जाता था। एक अन्य मान्यता के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने विरूपाक्ष से विवाह के लिए, पंपा देवी जो थी, मातृ देवी पंपा देवी, विरूपाक्ष जो थे देवता थे जिनको शिव का रूप माना जाता था, इनसे विवाह के लिए यहाँ पर तप किया था। ठीक है, इन्हीं पहाड़ियों में तप किया था। तो ये भी जो है लोगों द्वारा माना जाता था, लोगों की मान्यता थी। ठीक है दोस्तों, यह विवाह आज भी विरूपाक्ष मंदिर में, विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं मैंने बताई थी ना, तो ये विवाह जो है विरूपाक्ष मंदिर में, वहाँ के सभागार में जो है हर वर्ष किया जाता है, विवाह किया जाता है, हर वर्ष जो है ये मनाया जाता है। यहाँ पर जैन मंदिर भी मिले हैं, इसके अलावा यहाँ पर क्या मिले, जैन मंदिर भी मिले हैं। तो ये सब जो है धर्म से संबंधित है, विजयनगर के धार्मिक केंद्र से संबंधित है, विजयनगर के धार्मिक मान्यता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बातें आपको लिखनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए, मंदिरों का निर्माण पल्लव, चालुक्य, होयसाल और चोल वंश के शासकों ने अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए किया। जो कुछ राजा थे, दक्षिण के राजा जो थे, पल्लव, चालुक्य, होयसाल, चोल वंश के शासकों ने अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए क्या किया, मंदिरों का निर्माण किया। ठीक, इसके बाद देखिए, मंदिरों में राजकीय प्रतिमूर्तियां प्रदर्शित की जाती थी, राजकीय प्रतिमूर्तियां प्रदर्शित की जाती थी राजाओं द्वारा। ठीक, राजा द्वारा मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाता था। जैसे मानव टिब्बा में रथ यात्रा निकाली जाती थी, तो इन यात्राओं को जो है महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा माना जाता था, महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा माना जाता था, और ये जो है राजाओं द्वारा विशेष अवसर पर कराए जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो है विजयनगर के धार्मिक महत्व को दर्शा रहे हैं। मंदिर शिक्षा के केंद्र भी थे, विजयनगर में जो है कई सारे जो मंदिर थे वो शिक्षा के केंद्र भी थे। विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर के जो सभागार थे, उनमें कई सभागारों में जो है शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक, शासकों तथा अन्य लोगों द्वारा मंदिरों के रख रखाव के लिए भूमि तथा अन्य संपदा दान में दी जाती थी। तो मंदिरों को जो है शासकों द्वारा भी जो है महत्वपूर्ण माना जाता था, वहाँ के लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा भी महत्वपूर्ण माना जाता था, इसलिए मंदिरों के विकास के लिए जो है दान भी दी जाती थी। ठीक, इसके बाद देखिए, संभवतः राजधानी का चयन विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों से प्रेरित था। विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे तथा राजकीय आदेशों पर कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष अंकित होता था। तो विजयनगर के जो शासक थे वह अपने आप को क्या कहते थे, विरूपाक्ष का दूत मानते थे, विरूपाक्ष द्वारा भेजा गया एक अपने आप को राजा मानते थे। ठीक है, और इनके नाम पर, विरूपाक्ष देवता के नाम पर क्या करते थे, शासन करते थे विजयनगर पर। ठीक है दोस्तों, और विरूपाक्ष जो थे ईश्वर के रूप थे, इनको जो है शिव का रूप माना जाता था उस टाइम। ठीक है,
इसके बाद देखिए मंदिर स्थापत्य में नए तत्व को शामिल किया गया, मंदिर निर्माण में जो है नए तत्व को भी शामिल किया गया राजाओं द्वारा। तो ये सब जो बातें बता रहा हूँ विजयनगर साम्राज्य के मंदिर या फिर धार्मिक से संबंधित कुछ विशेषताएं बता रहा हूँ। विजयनगर में जो धार्मिक व्यवस्था थी वो कैसी थी और यहाँ पे धार्मिक विशेषता क्या थी उनके बारे में बता रहा हूँ ये सब। ठीक है, तो विजयनगर के धार्मिक केंद्र से संबंधित विशेषताएं आए या धर्म से संबंधित विशेषताएं लिखने को आए तो ये सब बातें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, मंदिर स्थापत्य में नए तत्व को शामिल किया गया, मंदिर निर्माण में जो है नए नए तत्व को शामिल किया गया, जैसे गोपुरम और मंडप को शामिल किया गया। मंदिर स्थापत्य में कई नए तत्व प्रकाश में आए जो राजकीय सत्ता की द्योतक थी, जैसे गोपुरम जो थी राजकीय सत्ता को दर्शाता था। ठीक है, कि कितना विशाल यहाँ का राजा रहे होंगे, यहाँ पर जो है कितना शक्तिशाली राजा रहेंगे, इन सब को भी दर्शाते थे ये सब। गोपुरम या प्रवेश द्वार, गोपुरम कह लो या प्रवेश द्वार कह लो, बात एक ही है, इनका निर्माण किया जाता था। इससे लंबी दूरी से ही इनके मंदिर होने का संकेत मिलता था। जैसे आज भी अगर आप कहीं जाते हो तो दूर दूर तक देखते हो तो पता चल जाता है कि वहाँ पर जो है मंदिर है, डिजाइन से पता चल जाता है कि वहाँ पर मंदिर है या मस्जिद है या क्या है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार जो है गोपुरम का निर्माण जो है विशाल किया जाता था। ठीक है, प्रवेश द्वारों का निर्माण जो है एक मतलब विशाल आकार में किया जाता था ताकि लोग दूर से ही देखकर पता कर लें कि यहाँ पर जो है मंदिर है। ठीक, इससे लंबी दूरी से ही इनके मंदिर होने का संकेत मिलता था। इनसे शासकों की ताकत और उस समय की तकनीक आदि के बारे में पता चलता था और इन्हें गोपुरम को देखकर, प्रवेश द्वार को देखकर जो है लोग पता कर लेते थे, अनुमान लगाते थे कि मतलब जितना विशाल प्रवेश द्वार होगा उतना ही शक्तिशाली यहाँ का शासक रहा होगा, अमीर रहा होगा। ठीक है ना, और साथ ही तकनीक जो थे मतलब किस द्वारा इनको बनाया गया था, किन स्थापत्य का प्रयोग किया गया था, इन सब के बारे में भी पता चलता था। ठीक है, इसके अलावा मंदिरों में मंडप और लंबे स्तंभों वाले गलियारों का निर्माण किया जाता था। तो ये सब जो है मतलब कुछ नए स्थापत्य शामिल की गई विजयनगर साम्राज्य में राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करने में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए मंदिर परिसरों में रथ गलियां मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती थी। इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी दुकान लगाते थे। तो धीरे धीरे जो है जैसे जैसे मंदिरों का निर्माण हुआ ना, वैसे वैसे वो मंदिर वाले जो आसपास के स्थान थे या मंदिर वाले जो स्थान थे वो सब क्या हो गए, व्यापारिक केंद्र भी बन गया और वहाँ पर जो है लोग भी धीरे धीरे बसते गए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मतलब शहरों का भी विकास होता गया, नगरों का भी विकास होता गया और विजयनगर साम्राज्य का भी विस्तार होता रहा। ठीक है, और यहाँ पे धार्मिक व्यवस्था या धार्मिक कार्य से संबंधित जो भी कार्य थे उनका भी विकास होता रहा, धार्मिक कर्तव्य बढ़ते गए फिर। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो है धार्मिक विशेषता थी विजयनगर साम्राज्य में, किस प्रकार जो है धार्मिक केंद्रों का निर्माण किया गया, धार्मिक केंद्र जो है क्या महत्व रखते थे या धर्म का क्या महत्व था विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, तो ये सब बातें थी धर्म से संबंधित विजयनगर के। अगर आए धार्मिक केंद्र के बारे में लिखने या धार्मिक विशेषता के बारे में लिखने विजयनगर साम्राज्य पर, तो आपको ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के पास भी जो है ये वीडियो सेंड कर दें।